केशवानंदा भारती केस, गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद केस, वामन राव केस, इंदिरा गांधी नेहरू केस, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मिनर्वा मिल्स केस, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एवरीथिंग। आज ये सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेट करती हैं, संविधान के मूल ढांचे से रिलेट करती हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। So hello guys, welcome to Study with Durga. I hope you all are doing good and are fine at your places. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हद तक बेस करता है, संविधान का मूल ढांचा। तो बिना समय वेस्ट करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे केस हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बहुत धीरे धीरे इवॉल्व होकर समय के साथ आई है। कभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता था, तो कभी पार्लियामेंट का कोई लॉ इनैक्ट हो जाता था, जिसके चलते ये चीज़ें जो हैं थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। तो इसलिए इनको बेटर तरीके से समझने के लिए फ्लो चार्ट्स वगैरह को तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, उसके साथ हम स्टोरी की तरह इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाए। अब ये डेवलप कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में बातचीत रही और सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, तो फिर पार्लियामेंट ने रिएक्ट करके कोई एनैक्टमेंट करा, और इसके चलते ही बहुत सारे इनैक्टमेंट्स और चीज़ें हुई हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शंकरी प्रसाद केस के साथ। शंकरी प्रसाद केस 1951 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आता है। शंकरी प्रसाद केस, सबसे पहले आपको बता दूं कि राइट टू प्रॉपर्टी, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर जो करा गया था, जो कि पहले फंडामेंटल राइट्स था, उसमें ये बात करी गई थी कि फंडामेंटल राइट जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से हटा दे। तो इसलिए यहाँ पर ये बात करी गई कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अब्रिज्ड और कर्टेल्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अपने एक्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकता है, थोड़ा खत्म कर सकता है, और उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट को आर्टिकल 13 के अंदर डेफिनेशन ऑफ लॉ में नहीं माना जाएगा। अब आर्टिकल 13 के अंदर लॉ की डेफिनेशन दे रखी है, जिसमें डिफरेंट चीज़ें बता रखी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें लॉ मानी जाएंगी, और जो लॉ मानी जाती हैं वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती, अब्रिज नहीं कर सकती, कर्टेल नहीं कर सकती। तो यहाँ पर शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होंगे वो आर्टिकल 13 के अंदर लॉ की डेफिनेशन में लॉ नहीं माने जाएंगे, और पार्लियामेंट उन्हें अब्रिज और कर्टेल कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को फिर से रिव्यू करा गोलकनाथ केस ऑफ 1967 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अब्रिज नहीं हो सकते, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो भी आर्टिकल 13 के अंदर लॉ की डेफिनेशन में आता है। तो जो भी चीज़ें आर्टिकल 13 के अंदर लॉ की डेफिनेशन में आएंगी वो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज नहीं कर सकते। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अगर आर्टिकल 13 के अंदर आएगा तो उसको भी कोई अधिकार नहीं है कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करे। इसलिए गोलकनाथ केस के बाद से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 13 के अंदर लॉ की डेफिनेशन में आते हैं, और वो भी किसी भी तरह फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते उन्हें, और किसी भी पर्सन सिटीजन को फंडामेंटल राइट से अवे नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट आती है तो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 पार्लियामेंट लेकर आता है, जिसमें पार्लियामेंट आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को अमेंड करता है, और ये डिक्लेयर करता है कि पार्लियामेंट किसी भी लॉ के तहत फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज कर सकता है, वॉयलेट कर सकता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लॉ की डेफिनेशन में आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आएगा। शंकरी प्रसाद केस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स अब्रिज हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में फिर अपनी जजमेंट को रिव्यू करा और कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी आर्टिकल 13 के अंदर आते हैं, और फंडामेंटल राइट्स को अगर आप अब्रिज करते हैं तो वो गलत है। पार्लियामेंट ने इस बात के चलते अपना इनैक्टमेंट दिया और 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 निकाल के लाए, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 13 और 368 को अमेंड करा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स अब्रिज हो सकते हैं, और वो पर्टिकुलर एक्ट आर्टिकल 13 के अंदर डेफिनेशन ऑफ लॉ में नहीं माना जाएगा। तो अभी तक ये पिक्चर चल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बहुत बड़ा जजमेंट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट कहा जाता है पॉलिटी में, दैट इज केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973। इस पर्टिकुलर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ये अपनी जो गोलकनाथ केस की जजमेंट थी उसे ओवररूल करते हैं, और कहते हैं कि वैलिडिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को वो अपहेल्ड करते हैं, और एक नई डॉक्ट्राइन के साथ आते हैं, न्यू डॉक्ट्रिन के साथ आते हैं, जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का मूल ढांचा, जिसके अंदर ये कहा गया कि आर्टिकल 368 किसी भी तरह फंडामेंटल राइट्स जो कि संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, आर्टिकल 368 इन किसी भी सिटीजन से उनके फंडामेंटल राइट्स
नहीं ले सकता। अब ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हैं, संविधान के मूल ढांचे का पार्ट हैं, वो आर्टिकल 368 के द्वारा नहीं लिए जा सकते। लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट नहीं है, उन्हें आर्टिकल 368 के द्वारा अब्रिज करा जा सकता है, वॉयलेट करा जा सकता है कुछ सिचुएशंस में। अब इस पर्टिकुलर जजमेंट के बाद पार्लियामेंट भी अपने इनैक्टमेंट के साथ आते हैं। पार्लियामेंट 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 को इनैक्ट करते हैं, जिसमें जो कि इलेक्शन डिस्प्यूट्स थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड, उनके इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स थे वो किसी भी कोर्ट में उनका डिसीजन नहीं हो सकता था, कोई भी कोर्ट उन पर किसी भी तरह का निर्णय नहीं ले सकता था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी नेहरू केस ऑफ 1975 में अपनी जो डॉक्ट्राइन उन्होंने बोली थी बेसिक स्ट्रक्चर की, उसे वो फिर से रीअफर्म करते हैं और 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, जिसमें हमने ऊपर डिस्कस किया था इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसे वो पूरी तरह इनवैलिडेट करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई भी डिसीजन लेना पार्लियामेंट की पावर के बाहर है और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को इनवैलिडेट करते हैं। अब जैसे हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इनवैलिडेट करते हैं 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को, तो इसका मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है जो यहाँ पर बात हो रही है उसको इनवैलिडेट कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी पॉइंट्स थे जो कि ठीक थे उनको इनवैलिडेट नहीं करा जाता है। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा इनैक्ट करा जाता है। ये इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, इससे इतने सारे अमेंडमेंट करे गए कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप में कहा जाता है। पार्लियामेंट इनैक्ट करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसमें वो आर्टिकल 368 को, जिसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके एक प्रोविजन में आर्टिकल 368 को अमेंड करा गया, जिसमें यह कहा गया कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के ऊपर किसी भी तरह की लिमिटेशन कोई भी कोर्ट नहीं लगा सकता और उसका किसी भी तरह का अमेंडमेंट का डिसीजन किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, भले ही उसमें किसी भी तरह के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट क्यों ना करा जा रहा हो। सीधी भाषा में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो भी पार्लियामेंट इनैक्ट करता है उससे अगर फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जाकर क्वेश्चन नहीं हो सकते। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 का एक प्रोविजन कहता है। अब इसके बाद आता है मिनर्वा मिल्स केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट लेकर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के उस पर्टिकुलर प्रोविजन को इनवैलिडेट करते हैं, गलत बताते हैं, उसको खारिज कर देते हैं और ये कहते हैं कि क्योंकि जो जुडिशरी के पास पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की, वो ही पावर ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट ले लेता है सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से, और जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के एक्शंस के ऊपर देख सकती है कि क्या वो कार्य जो हो रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो रहे हैं या नहीं। तो अगर जुडिशियल रिव्यू का पावर ही हम सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट से ले लेंगे तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करना हुआ और एट लास्ट फिर वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ना हुआ, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मना करा है करने को अंडर द केशवानंदा भारती केस। कोर्ट ये कहते हैं कि पार्लियामेंट को जो लिमिटेड पावर दी गई है आर्टिकल 368 के अंदर, वो उस पावर को यूज कर कर अपनी पावर को अनलिमिटेड नहीं बना सकते और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की लाइन है, द डोन ऑफ अ लिमिटेड पावर कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ दैट वेरी पावर कन्वर्ट द लिमिटेड पावर इनटू एन अनलिमिटेड वन, and the limited amending power of the constitution was itself a basic feature of the constitution। पार्लियामेंट को अगर लिमिटेड पावर दी गई है तो वो खुद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और पार्लियामेंट किसी भी तरह से अपनी लिमिटेड पावर को यूज करके उसे अनलिमिटेड नहीं कर सकता और बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के मूल ढांचे को हानि नहीं पहुंचा सकता। तो इसके बाद जो डिसीजन था वो फिर से सुप्रीम कोर्ट वामन राव केस 1981 में अपनी इसी डॉक्ट्राइन पर स्टिक रहते हैं और वो कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 24 अप्रैल 1973 के बाद से अप्लाई होंगे, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अफेक्ट करते हैं तो उन्हें इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। अप्रैल 24, 1973 इज द डेट ऑफ केशवानंदा भारती केस।
तो यही था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का कोई डेफिनेशन किसी भी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं गया है, वो तो केस के साथ इवॉल्व होते हुए कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पता लगता है, हर केस के साथ कुछ ना कुछ इवॉल्व होता है, तो उसके साथ पता लगता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर और क्या कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो उसका कोई बेसिक टर्म या डेफिनेशन नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का, वो समय के साथ और केसेस के साथ डेवलप हो रहा है। तो वामन राव केस में ये जजमेंट दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो भी अप्रैल 24, 1973 के बाद से अप्लाई होंगे वो सारे इनवैलिडेट कर दिए जाएंगे, या फिर उनको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से अधीर करना, दे हैव टू स्टिक टू दैट डॉक्ट्रिन, अदरवाइज दे वुड बी इनवैलिडेटेड। तो यही था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल द बेसिक cases and the amendment acts which are related to this particular doctrine. So I hope that it is well understood to you all. Please like the video, comment on the video and share the video अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, and please subscribe to Study with Durga for more such content. देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद. I hope that you learned something. My Instagram handle is Study with Durga. You can search directly through my username, or the link is also in the description box. You can check from there also. So yeah, thanks for watching. Stay safe, stay healthy, and bye-bye.